गौरी कवि और परी चिड़िया तो बचपन की सहेलियां थी और ज्यादातर समय वो साथ ही बिताती। गौरी मेरी सहेली, बहुत ही दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं ताजा ताजा पके हुए आम खाऊं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ सहेली, क्यों नहीं, क्योंकि मेरा भी आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। चलो हम जल्दी से कबूतर भैया के बाग में चलते हैं और आम खाते हैं। ठीक है गौरी, तो फिर देर किस बात की, चलो हम दोनों जल्दी से चलें। और देखना, आज तो सबसे ज्यादा आम मैं ही खाकर तुम्हें दिखाऊंगी। इतना कहते साथ ही वो दोनों सहेलियां तो जल्दी से वहां से उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ मानो चिड़िया भी जंगल में दाने की तलाश के लिए उड़ती है, लेकिन बहुत समय दाने की तलाश करने के बाद भी उसे दाना नहीं मिलता। ये क्या, आज तो मुझे सुबह से एक भी दाना नहीं मिला। थोड़ा आगे जाकर तलाश करती हूँ, क्या मालूम कुछ मिल ही जाए। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से दाना ढूंढने के लिए आगे की तरफ उड़ती है। ये क्या कालू भैया, आप अभी तक अपने घोंसले में ही बैठे हो? क्या आपको दाना ढूंढने के लिए नहीं जाना? चलो आप भी मेरे साथ ही चलो। कालो कौवा तो मानो चिड़िया को बताता है कि आजकल तो वो अपनी शादी की तैयारियां ही कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्द कालो की शादी जो होने वाली थी। दूसरी तरफ गौरी कवि भी अपने घोंसले में बैठकर कालो कौवे के बारे में ही सोच रही थी और कहती है, कालू जी तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब हमारी शादी हो और मैं उनके पास चली जाऊं। अभी गौरी ने इतना कहा ही था कि वहां पर उड़ती हुई इसकी दोस्त परी भी आ जाती है। अरे गौरी, मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। पूरे जंगल को ही मालूम है कि मेरी सहेली की शादी होने वाली है और मुझे ही नहीं पता। अरे परी मेरी सहेली, मैं तो बस तुम्हें बताने के लिए आने ही वाली थी, क्योंकि मेरी शादी की सारी तैयारियां तो मेरी दोस्त परी ही करेगी। हाँ गौरी मेरी सहेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तैयारियां तो मैं सारी ही कर लूंगी। मगर तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हारे होने वाला पति कैसा है? अरे परी, उनका नाम तो कालू है और कालू जी तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखना, हम बहुत खुश रहेंगे। जल्द ही कालू अपने जंगल के सब दोस्तों को लेकर गौरी कवि के जंगल बारात लेकर आता है और कुछ ही समय में कालू और गौरी कवि की शादी भी हो जाती है। कालू और गौरी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और बबली कहती है, देखो मानो कालू और गौरी एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। भगवान करे ये दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहें। हाँ बबली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कालू भैया हमें घर जाने के लिए बहुत देर हो रही है और अभी आपका कमरा भी तो सजाना है। इतना कहते साथ ही वो सब तो जल्दी से अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। अरे गौरी, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर पक्षी हो। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत में तुम जैसी सुंदर पक्षी लिखी थी। अरे कालू जी, आप भी किसी से कम हो क्या? और अब आप विश्वास कर लो कि ये गौरी आप ही की पत्नी है और हमें हमेशा एक साथ ही रहना है। हाँ गौरी, तुम देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा और तुम्हारी इन सुंदर सुंदर आंखों में कभी दुख का एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। सच कालू जी, क्या आप सच कह रहे हो? क्या आप मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करते हो कि कभी मेरी आंखों में दुख का एक आंसू भी नहीं आने दोगे? और ऐसे ही बातें करते हुए गौरी और कालू तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जल्द ही जंगल में गहरी रात भी हो जाती है। सुबह होते साथ ही कालू कौवा तो काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और गौरी कहती है, कालू मेरे सुंदर पति, अभी तुम काम पर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी? जल्दी से काम कर कर घर वापस लौट आना। अरे गौरी, काम पर जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, काम पर तो जाना होगा। लेकिन मैं जल्द ही घर वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करना। इतना कहते साथ ही कालू तो जल्दी से काम के लिए उड़ता है और जल्द ही अपने आलू के खेत में जाकर काम करना भी शुरू करता है। लेकिन उसका मन तो गौरी कवि के पास ही अटका हुआ था और कालू कहता है, काम करते हुए मुझे काफी समय ही बीत गया है। चलो जल्दी से गौरी जी के पास चलता हूँ, गौरी जी मेरे बिना परेशान हो रही होंगी।
कालू तो काम खत्म करने के बाद जल्दी से घर की तरफ उड़ता है। ऐसे ही जंगल में कुछ महीने भी गुजर जाते हैं। कालू तो गौरी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ दिन के बाद गौरी कवि को अंडा होने वाला था और इस वजह से गौरी कवि तो बहुत ही परेशान थी। तभी उसकी सहेली परी चिड़िया उससे मिलने के लिए आती है। परी चिड़िया तो अपने साथ मूवी के 2 टिकट भी लेकर आई थी और कहती है, देखो गौरी मेरी सहेली, दूसरे जंगल में एक बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज हुई है। मैंने सोचा क्यों ना मैं और तुम दोनों वो मूवी देखने के लिए चलें। गौरी कवि तो अपनी सहेली परी चिड़िया को सारी बात बताती है कि उसके अंडा होने वाला है, लेकिन वो अंडा नहीं चाहती। और परी कहती है, देखो गौरी, जैसे ही तुम्हारा अंडा है उसे अपने घोंसले से नीचे फेंक देना और इल्जाम किसी और पर लगा देना, बस इतना ही तो तुम्हें करना है। अरे वाह परी, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। इससे तो मेरी जान भी छूट जाएगी और कालो को मुझ पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि और उसकी सहेली की सारी बातें पास से गुजर रही मानो चिड़िया तो सुन लेती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर कोई माँ अपने अंडे के साथ ऐसा करने का कैसे सोच सकती है। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है, लेकिन मानो को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये सारी बात कालू भैया को जल्दी से जल्दी बतानी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कि गौरी क्या करना चाहती है। जल्द ही जंगल में सुबह भी हो जाती है और मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है। अरे कालू भैया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया जो आप मुझे यहाँ पर ही मिल गए। मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मानो, अगर कोई ज़रूरी बात है तो मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे गौरी कवि के लिए और अपने अंडे के लिए बहुत सारा दाना भी जमा करना है। मानो चिड़िया तो कालू कवि को सारी की सारी बात बता देती है कि गौरी कवि और उसकी सहेली उस दिन बैठकर क्या बातें कर रही थी। और कालू कहता है, मानो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने समय रहते ही मुझे इस बात से आगाह कर दिया। अब देखना गौरी कवि को तो मैं कैसे रंगे पंखों पकड़ूंगा। कालू ने भी सोच लिया था कि अब वो गौरी कवि को रंगे पंखों ही पकड़ेगा। गौरी, दाना लेने के लिए आज मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और आते समय मुझे देर भी हो सकती है। तुम अपना और हमारे अंडे का बहुत ध्यान रखना। आज तो लगता है भगवान जी ने मुझे वो मौका दे ही दिया जिसकी मुझे इतने समय से तलाश थी। जाइए कालू जी जाइए, इसके बाद आने पर आपको ये अंडा नहीं मिलेगा। इतना कहते साथ ही कालू तो जल्दी से वहां से उठ जाता है और कालू के जाने के थोड़ी देर बाद ही गौरी कवि तो जल्दी से अपने अंडे को पंखों में पकड़ लेती है। गौरी को जैसे मालूम ही नहीं था कि वो आखिर क्या कर रही है और वो अपने अंडे को पकड़कर घोंसले से नीचे फेंक देती है और खुश होकर कहती है, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये क्या, अंडा फेंकने के बाद तो टूटने की आवाज ही नहीं आई। कहीं ये अंडा बच न जाए, नीचे जाकर देखती हूँ। गौरी कवि जैसे ही नीचे जाकर देखती है तो कालो कौवे के पंख में अपना अंडा देखकर उसके तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। और कालो कौवा उसे कहता है कि उसे सभी मालूम है। ये सुनकर गौरी कहती है, कालू जी आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। अंडा तो गलती से मेरा पंख लगने की वजह से नीचे आ गिरा, इसीलिए तो मैं जल्दी से देखने के लिए आई थी। लेकिन गौरी कवि की किसी भी बात का असर कालू कौवे पर नहीं होता और वो गौरी कवि से ऐसे कहता है, देखो गौरी, मैंने तुम्हें रंगे पंखों ही पकड़ लिया है और मैं तुम्हें और इस घोंसले में अब नहीं देखना चाहता। चली जाओ अपने जंगल। गौरी कवि भी कालू की ये बात सुनकर समझ आती है कि वो उसे माफ करने वाला नहीं है और वापस लौटकर अपने जंगल आ जाती है। ये सब कुछ तो मेरी अपनी वजह से ही हुआ है, लेकिन अब तो मुझे अपने अंडे की याद आ रही है। मुझे कालू जी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ गौरी, मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाकर कालू भैया से माफी मांगनी चाहिए। क्या मालूम वो तुम्हें माफ कर दें और अपने घोंसले में रख लें। हाँ सहेली, मैं जरूर कालो जी से माफी मांगने जाऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं उनसे और अपने अंडे से दूर नहीं रहना चाहती। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अपनी गलती का एहसास हो जाने पर गौरी कवि तो जल्दी से अपने घोंसले से उड़ती है।
कालू जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब आपसे और अपने अंडे से और दूर नहीं रहना चाहती। आप कृपया मुझे माफ़ कर दें। मुझे खुशी है गौरी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और ये भी मालूम हो गया होगा कि अंडा तुम्हारी आज़ादी में रुकावट नहीं है, बल्कि यही तो जिंदगी है। कालू भी गौरी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए कालू गौरी कवि को माफ़ कर देता है।